नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 5 मार्च 2024। स्वागत है आपका आज की करंट अफेयर डिस्कशन में। चलते हैं हमारे पहले आर्टिकल की ओर। हमारा पहला आर्टिकल है नेशनल साइंस डे से संबंधित। न्यूज़ में क्यों है? हर वर्ष 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? 28 फरवरी 1928 को CV रमन जी द्वारा रमन इफेक्ट की खोज की गई थी, इसलिए हर वर्ष है वो 28 फरवरी को नेशनल साइंस डे को सेलिब्रेट किया जाता है। अब सबसे पहले हम CV रमन जी के बारे में देखेंगे। CV रमन जी का जन्म है 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु में हुआ था। इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात करें तो इन्होंने 1928 में रमन इफेक्ट की खोज की थी। रमन इफेक्ट के बारे में भी बाद में आगे हम देखेंगे, तो पहले तो इनके कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने 1928 में रमन इफेक्ट की खोज की थी और इन्होंने 1948 में क्रिस्टल डायनेमिक्स होता है उस पर स्टडी भी की थी। उसके अलावा इन्होंने स्पिन ऑफ फोटोन की स्पिन के बारे में भी स्टडी की थी और ये स्टडी की थी इन्होंने 1932 मतलब 1932 में ये स्टडी की थी। और फोटोन ऑफ स्पिन की स्टडी से इन्होंने है ना लाइट के बिहेवियर को समझने में हेल्प कर रही थी कि लाइट किस प्रकार से बिहेव करती है, उसको समझने में हेल्प मिलती है। इनके जो स्पिन ऑफ फोटोन की थ्योरी है, इससे लाइट के बिहेवियर को समझने में हेल्प मिलती है। साथ ही साथ में इन्होंने एक्सरे इंफ्रारेड वाइब्रेशन है ना, इस पर भी अध्ययन किया था। एक्सरे इंफ्रारेड वाइब्रेशन है, इन पर भी इन्होंने अध्ययन किया। इसके अलावा इन्होंने रमन्नाथ थ्योरी भी दी थी। रमन्नाथ थ्योरी क्या है? रमन्नाथ थ्योरी से है ना वेव इंट्रैक्शन और क्रिस्टल डायनेमिक्स को समझने में भी मदद मिलती है। तो इनका कंट्रीब्यूशन बहुत ही ज़्यादा था और इनके कंट्रीब्यूशन के लिए ही इनको नोबेल प्राइज़ मिला था। ये नोबेल प्राइज़ इनको 1930 में मिला था, फिजिक्स में मिला था, क्योंकि इन्होंने रमन इफेक्ट की खोज की थी, तो इसलिए फिजिक्स में इन्हें 1930 में नोबेल प्राइज़ भी मिला था। इनको 1954 1954 में भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। ठीक है जी। अब हम रमन इफेक्ट के बारे में बात करते हैं ना, तो देखो सबसे पहले क्या होता है, कोई वाइट लाइट होती है ना, उसको किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है ना, तो वो एक 7 कलर जनरेट करती है, जिसे आप विबगोर के नाम से जानते हो। ठीक है, VI मतलब BGYOR विबगोर के नाम से आपको सबको पता होगा, जिसमें रेड की जो रिफ्लेक्शन होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। ठीक है, तो नीचे नीचे आओगे ऐसे रिफ्लेक्शन कम होती जाएगी, तो वो सब आपको पता ही है। अब नॉर्मल में क्या होता है, नॉर्मल जब लाइट है वो किसी मॉलिक्यूल से गुजरती है, जैसे कि ये लाइट है, ये बीच में है मॉलिक्यूल, इसमें से गुजरेगी ना नॉर्मल कंडीशन में, तो क्या होगा, टकराने के बाद जब ये आगे बढ़ेगी तो इनके वेव लेंथ है, इनकी एनर्जी है, वो सेम ही रहेगी। हम पहले मतलब बात कर रहे हैं नॉर्मल कंडीशन में, जब रमन इफेक्ट नहीं दिया गया तो उससे पहले लोग क्या सोचते थे, तो पहले क्या सोचते थे कि मॉलिक्यूल है उससे कोई लाइट टकराएगी, जब वो आगे जाएगी तो ये टकराने से पहले की लाइट और टकराने की जो बाद की लाइट है, टकराने से पहले की E1 और टकराने की बाद की E2, ये है हमेशा इक्वल ही होगी। तो E1 और E2 है वो हमेशा इक्वल ही होगी। इसे कहा जाता है इलास्टिक कहा जाता है, या कहा जाता है रेलिक्स क्रिटिक्स कहा जाता है, रेलिक क्रिटिक्स कहा जाता है। तो ये तो था नॉर्मल कंडीशन में, जब लाइट है वो किसी मॉलिक्यूल से टकरा के आगे बढ़ेगी तो उसमें कोई प्रभाव नहीं आएगा, वो सेम दिखाई देगी, और जिसे कहा जाता है रेलिक्स क्रिटिक्स कहा जाता है या इसे इलास्टिक कहा जाता है। बट रमन जी ने क्या कहा, इन्होंने कहा कि ये कंडीशन है ना हमेशा सेम नहीं होती है। कभी कभार क्या होता है कि ये जो लाइट है ना, ये किसी मॉलिक्यूल से टकरा कर आगे जाएगी ना, तो इनमें कुछ परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ तो इसकी जो स्पीड है, इसकी जो एनर्जी है, इसकी वेवलेंथ है, या तो वो ज़्यादा हो जाएगी या वो कम हो जाएगी। यहाँ से टकरा कर आगे गई तो या तो ये कम हो जाएगी या ज़्यादा हो जाएगी, और इसको कहा जाता है रमन स्केटलिंग्स। पहला था उसे क्या कहा गया था, नॉर्मल कंडीशन में था ना उसे रेलिक्स स्ट्रेकिंग्स कहा गया था, बट ये जो चेंज आ जाता ना इसे कहा गया था रमन स्ट्रेकिंग्स। मतलब नॉर्मल कंडीशन में लाइट है वो सेम रहेगी, E1 सेम रहेगा, E2 मतलब पहले की कंडीशन दूसरी कंडीशन दोनों सेम रहेगी। बट इन्होंने कहा कि ये टकराने के बाद में जरूरी नहीं कि वो सेम रहे, कई बार चेंजिंग भी आ जाता है, तो इसे रमन इफेक्ट कहा जाता है। बट अब इसका फ़ायदा क्या है, मतलब ये तो नॉर्मल चीज़ है, अगर टकरा के परिवर्तन भी आ जाए तो फ़ायदा क्या है, इससे क्या होता है, कोई भी मेडिसिन होती है उसमें किस प्रकार के केमिकल है उसका आप अध्ययन कर सकते हो, केमिकल एनालिसिस करने में हेल्प मिलती है, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट या एनालिसिस करने में हेल्प मिलती है, तो इससे बेनिफिट बहुत ही ज़्यादा हुए थे, इसीलिए तो इनको नोबेल प्राइज़ भी मिला था। ठीक है जी, ये आपको समझ में आ गया। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है वो है अगेलेगा आइलैंड से संबंधित। देखो अगेलेगा आइलैंड से संबंधित न्यूज़ इतनी हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी नहीं। न्यूज़ में क्यों, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा जो हमारी कुछ एयर स्ट्रिप्स हैं उनको बनाए जा रहे हैं, उनको लॉन्च किए जा रहे हैं, इस प्रकार की ये न्यूज़ है। तो न्यूज़ हमारे लिए इतनी इंपॉर्टेंट होगी नहीं, हम इसके बारे में लोकेशन देख लेते हैं। तो सबसे पहले ये अफ्रीका का मैप आप देख लो, यहाँ पे अफ्रीका है,
ठीक है। यहाँ पर है मेडागास्कर है, ये देखो मेडागास्कर का मैप है। यहाँ पर ये नीचे हो गया मॉरिशस, मॉरिशस के ऊपर है वो है अगलेग आइलैंड। अगलेग आइलैंड है वो मॉरिशस का पार्ट है, ठीक है जी। ऊपर अगलेग आइलैंड है, यहाँ मेडागास्कर है, ये लोकेशन आप याद रखना। अब ये न्यूज़ यही थी कि यहाँ पर मोदी जी है एयर स्ट्रिप है वो डेवलप कर रहे हैं। बेनिफिट क्या होगा इससे, तो मेरीटाइम सिक्योरिटी है उसे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा, हमारा जो सागर जो प्रोजेक्ट है उसे स्ट्रॉन्ग किया जाएगा। जो सागर का मतलब यही है कि आसपास का जो रीजन है वहाँ पर सिक्योरिटी है उसे बूस्ट करना है, तो इससे भी हेल्प मिलेगी। क्योंकि चाइना है वो स्ट्रिंग ऑफ पल्स की नीति के थ्रू पूरा भारत को कवर करने की कोशिश कर रहा है। तो चाइना की जो स्प्रिंग ऑफ पल्स की जो है ना, स्ट्रिंग ऑफ पल्स की जो पॉलिसी है उसको इससे बैलेंस भी किया जा सकता है। तो ऐसे जो प्रोजेक्ट होते हैं वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, बिकॉज की ये जो आइलैंड कंट्री है ना वहाँ की इनकी लोकेशन है, स्ट्रेटेजिक लोकेशन हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर वहाँ पर भारत का प्रेजेंस है तो इन फ्यूचर हमें हेल्प कर सकता है। तो ये आर्टिकल था अगलेग आइलैंड से संबंधित। इसके लिए लोकेशन है ना वो आपको प्रीलिम में काम आ सकती है, तो लोकेशन जरूर याद रखना। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है, बेल्जियम ने अभी इकोसाइड्स को क्राइम घोषित किया, इससे संबंधित है। न्यूज़ क्यों है, न्यूज़ में यही है बेल्जियम ने अभी इकोसाइड है उसे क्राइम घोषित कर दिया है। तो देखो इसके बारे में पहले सबसे पहले इकोसाइड है ये क्या है, इकोसाइड टर्म को समझ दो। साइड्स का क्या होता है, सुसाइड है, तो साइड क्या होता है, साइड का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना। इको मतलब इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट को जानबूझकर, मतलब साइड का मतलब जानबूझकर ही कोई काम करते हो तो उसे साइड कहा जाता है। तो जानबूझकर अगर आप इको सिस्टम को, एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, को नुकसान पहुंचा रहे हो तो उसे इकोसाइड कहा जाता है। बेल्जियम ने अभी इस रूल लाया बेल्जियम में कि अगर आप जानबूझकर एनवायरमेंट को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, एनवायरमेंट को लॉस कर रहे हो, एनवायरमेंट को नुकसान कर रहे हो तो आप एक क्राइम होगा। इस क्राइम के तहत आपको 10 साल की सज़ा भी हो सकती है, आप पर बहुत ही बड़ा फाइन लगा जा सकता है। तो देखो ये है ना यूपीएससी में, तो आप मेंस में आपका एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हो। और बेल्जियम की लोकेशन वगैरह प्रीलिम में इंपॉर्टेंट है। बाकी ये इकोसाइड टर्म हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। बाकी जो आर्टिकल है इसमें बस यही है। कौन से देश ने अभी लॉन्च किया है इकोसाइड, ये बेल्जियम ने लॉन्च किया है। तो क्या बेल्जियम पहला देश है, नहीं, इससे पहले भी कई देश है, इक्वाडोर है, वियतनाम है, वो इकोसाइड है उसे लॉन्च कर चुके हैं, मतलब ऐसी क्राइम घोषित कर चुके हैं। और यूरोपियन यूनियन का पहला देश है बेल्जियम जिसने अभी इकोसाइड को क्राइम घोषित किया है, ठीक है जी। किस देश ने किया, बेल्जियम ने किया है। और क्या क्वेश्चन बन सकता है, और यही बन सकता है इकोसाइड क्या होता है, इन्वायरमेंट को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना, यही इकोसाइड है, ठीक है। बस इतना याद रखना, मेंस में आप इसका एग्जांपल यूज़ कर सकते हो। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो अफ्रीकन यूनियन समिट्स के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, अफ्रीकन क्लब द्वारा 37वां अफ्रीकन यूनियन समिट है उसे 21 अबाबा कहाँ पर, इथोपिया की कैपिटल है वहाँ पर आयोजित किया गया। न्यूज़ में क्या है, न्यूज़ में यही एक अफ्रीकन क्लब है उसके द्वारा 37वां अफ्रीकन यूनियन समिट है वो 21 अबाबा इथियोपिया में आयोजित किया गया, इसलिए न्यूज़ में। अब इसके बारे में देख लेते हैं। पहले तो देखेंगे हम ये अफ्रीकन क्लब क्या है, इसके बारे में देखते हैं। अफ्रीकन क्लब क्या है, अफ्रीकन क्लब है ना एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। मतलब क्या होता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक है एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है। और जैसे कि हम इंडिया में भी अलग अलग बैंकों में जुड़ा हुआ है। एशिया की बैंक है हमारी, आसियान इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक है, और भी इंडिया अलग अलग बैंकों के साथ जुड़ चुका है, ठीक है। तो ये जो अफ्रीकन क्लब है ना, ये जो जितनी भी अफ्रीका में अलग अलग बैंक्स होगी, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होंगे, उन सबको साथ में लाएगा और उनके अलायंस के रूप में काम करेगा। मतलब जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट होंगे उनके साथ में मिलकर एक अलायंस के रूप में काम करेगा, ये अफ्रीकन क्लब है। क्या हेल्प होगी इससे, अफ्रीका को फाइनेंशियल जो भी हेल्प की जरूरत होगी वो प्रोवाइड करेंगे। साथ ही साथ में जो मल्टीनेशनल जैसे वर्ल्ड बैंक है, IMF है, इनकी हेल्प से भी ये अफ्रीका में हेल्प करने की काम करेगा। बिकॉज आप सबको पता होगा कि अफ्रीका है ना, इसने वर्ल्ड के जो इन्वायरमेंट पोल्यूशन में बहुत ही कम रोल निभाया है, तो इनको ग्रांट वगैरह की आवश्यकता होती है। तो ये जो अफ्रीकन क्लब है IMF वर्ल्ड बैंक वगैरह से ग्रांट लेगा और उसका यूज़ अफ्रीका की डेवलपमेंट में यूज़ किया जा सकेगा। तो ये मल्टी फाइनेंशियल बैंक की तरह कार्य करेगा। ये हमने अफ्रीकन क्लब में के बारे में देख लिया है। अब अफ्रीकन यूनियन के बारे में देख लेते हैं। अफ्रीकन यूनियन है ना, ये एक कॉन्टिनेंटल बॉडी है, जैसे हमारा सार्क है, ठीक है, उसी प्रकार एक अफ्रीकन यूनियन भी एक प्रकार का कॉन्टिनेंटल यूनियन है, ठीक है जी। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 2002 में, 2002 में इसकी स्थापना हुई थी। क्या काम करता है ये अफ्रीकन यूनिटी के लिए काम करता है। मेंबर कितने, इसके मेंबर 55 इसके मेंबर है। फोकस क्या है इसका, फोकस है कोऑपरेशन को बढ़ावा देना, आपस में सहयोग उसको बढ़ावा देना है। और अभी न्यूज़ में था कि अभी ये G20 का मेंबर भी बन चुका है। ये आर्टिकल हमने अफ्रीकन यूनियन के बारे में देख लिया। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है हमारा वो 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में, 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी DBT द्वारा ऑफिशियली अनाउंस किया गया है 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट को। न्यूज़ आपको समझ में आ गया कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है
उसने अभी 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट करके अनाउंस कर दिया है कि हमने 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है जी, अब हम देख लेते हैं 10,000 जीनोम प्रोजेक्ट है क्या। देखो इस प्रोजेक्ट के थ्रू क्या होता है, सबका जीन का अलग अलग कोडिंग होता है। जैसे कि आपको पता होगा अलग अलग जो जीन सीक्वेंसिंग होता है ATCG, इसका अलग अलग सीक्वेंस होता है। तो अगर आपको इस जीन सीक्वेंस पता है ना तो आप उस ह्यूमन बॉडी को जान सकते हो, जीन के सीक्वेंसिंग को जान सकते हो, किस प्रकार का जीन है, क्या डिफेक्ट है, उस सबको जान सकते हो। तो अलग अलग देश ट्राई कर रहे हैं कि एक डेटाबेस हो जिसमें जीन की सीक्वेंस के बारे में पता हो। तो अभी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ने एक प्रोजेक्ट के थ्रू जीनोम का एक डेटाबेस तैयार किया है। इसमें 99 मतलब 99 एथनिक ग्रुप है, उनके जो जीनोम का डेटाबेस है उसे स्टोर किया गया है और उसकी सीक्वेंसिंग की है, किस प्रकार से उनका जीन है, क्या सीक्वेंस है उनका, उसकी सीक्वेंसिंग की है। इससे इससे पहले है ना, भारत से पहले 3 देश जैसे कि US है, चाइना है, इंडिया सॉरी UK, मतलब UK, US और चाइना, ये 3 देश हैं, वो 10,000 जीनोम जो प्रोजेक्ट है उसे कंप्लीट कर चुका है। तो भारत चौथा देश बन चुका है। इसका फ़ायदा क्या होगा, इससे जीनोम सीक्वेंसिंग पता चल जाएगी। अगर इस प्रकार की कोई बीमारी वगैरह है जीनोम से संबंधित, उसे ठीक किया जा सकता है, एक पूरा प्रॉपर डेटाबेस होगा। तो इसका बेनिफिट भी बहुत ज़्यादा है। अब इसे कंप्लीट किसने किया, यही डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा इसे स्टार्ट किया गया था और कंप्लीट किया गया है। इसमें क्या जीनोम की सीक्वेंसिंग तैयार किया जाएगा और जीन को आइडेंटिफाई किया जाएगा। एम क्या है, एम वही है, 10,000 जीनोम को आइडेंटिफाई किया है, उसकी सीक्वेंस तैयार की जाएगी। साथ ही साथ जीन से संबंधित जो भी प्रॉब्लम है वो इस जीनोम प्रोजेक्ट के थ्रू सोल्व करने का प्रयास किया जाएगा। और हमारी जो बॉडी है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो जीन कोड के थ्रू हेल्प की जा सकती है। सबके शरीर में अलग अलग बॉडी होती है, अलग अलग जीन सीक्वेंस होता है, ये ATCG के थ्रू होता है, ये ATCG के थ्रू होता है, तो उसे सॉल्व करने की कोशिश की जा सकती है। तो ये जीनोम प्रोजेक्ट से संबंधित था। आज कोई खास इतने इंपॉर्टेंट आर्टिकल थे नहीं, तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। अब थोड़े क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन में जो कल के ट्रू एंड फॉल्स थे ना, उसमें पहला जो क्वेश्चन है इंडिया हाउस से संबंधित है, ये फॉल्स है। फिर है जो सेकंड है स्टेटमेंट, ये जो सेकंड है ये ट्रू है, और तीसरा है ये फॉल्स है। और आप होमवर्क में ये देख लेना। अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगी, हिंदी इंग्लिश दोनों में। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।